Whenever we see someone who is very strict in his ideology, then we tell him or her that you are just behaving like Hitler. Hello everyone, this is Preeti Singh and today's topic is Nazism and Rise of Adolf Hitler. तो हिटलर के बारे में तो कई बार सुना है कि हिटलर बहुत बड़ा डिक्टेटर था, ये तो हम सबको पता होता है। लेकिन उसकी आइडियोलॉजी क्या थी और उसने किस तरीके से पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट किया, कैसे उसकी आइडियोलॉजी से हमने बहुत सारी चीज़ें जो हमने गेन की हैं, दैट वी हैव टू रीड इन दिस चैप्टर। दिस इज़ द चैप्टर ऑफ क्लास 9, नाजिज़म एंड राइज ऑफ हिटलर। क्या है नाजिज़म? तो नाजिज़म एक फार राइट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो कि जिस आइडियोलॉजी ने रूल किया जर्मनी को 1933 से लेके 45 के बीच में। जो एब्सोल्यूट डिक्टेटरशिप है, डिक्टेटरशिप क्या होती है? जब कोई एक ही लीडर है और वो ही लीडर अपने हिसाब से सारी चीज़ों को चला रहा है। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट डिक्टेटरशिप थी जर्मनी में उस टाइम पीरियड में। और ये किस तरीके से चल रहा है? तो यहाँ पर एक्सट्रीम नेशनलिज्म है, मतलब अपने देश के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार था जर्मनी में। और हिटलर को ये लगता था कि जर्मनी को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन होना चाहिए। इसके अलावा रेशियल सुपीरियरिटी, दैट ही बिलीव्ड दैट आयरन रेस जो है वो ही सुपीरियर था। जैसे हम किसी भी रिलीजन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि रिलीजन है या कोई भी कंट्री है तो उसमें हम किसी न किसी एक कम्युनिटी को, किसी एक रेस को हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और कहते हैं कि ये तो सुपीरियर है, ये तो सबसे पहले आए थे। सेम ऐसे ही जो नॉर्डिक आर्यंस थे उनको सुपीरियर माना गया था एडोल्फ हिटलर के टाइम पीरियड में। देन वी आर हैविंग एंटीसेमिटिज्म जो कि है हेट्रेड टूवर्ड्स ज्यूज़। तो ये जो नाजिज्म का जो पूरे की पूरी आइडियोलॉजी है ये बेसिकली डिपेंडेंट है टूवर्ड ऑफ देयर हेट्रेड टूवर्ड्स ज्यूज़, जो कम्युनिटी है ज्यूज़ की कम्युनिटी। एंड देन लास्ट वी वर हैविंग इन दिस एक्सपैनिज्म, क्योंकि कि जो एक्सपेंशन है वो किस तरीके से करना है। जो जर्मनी है उसको बहुत ज़्यादा लैंड चाहिए था अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए, जिसका यहाँ पर जो नाम दिया गया है दैट इज़ लेबेनसेरम, विच इज़ रिटन इन योर एनसीईआरटी बुक। जो नाजी हैं वो क्या क्या यूज़ कर रहे थे? जितने भी नाजी थे जो नाजिज्म को फॉलो कर रहे हैं या नाजी खुद को कह रहे हैं, उनका एक प्रोपेगेंडा होता था, सेंसरशिप और टेरर वो धीरे धीरे करके पूरी की पूरी सोसाइटी में स्प्रेड कर रहे थे। अब वो क्या प्रोपेगेंडा था, कैसे उन्होंने इस चीज़ को आगे स्प्रेड किया, दिस वी हैव टू गो थ्रू। जर्मनी की कंडीशंस किस तरीके से नाजिज्म की तरफ बढ़ती चली गई ये हमें समझना है पहले। तो जर्मनी जो है वर्ल्ड वॉर 1 जब हो गया था उसमें जो हमारी कंट्रीज इन्वॉल्व थी, द एक्सेस एंड एलाइज, उनके बीच में जो हमारे जो पावर्स जो हार गए थे उसमें जर्मनी भी था। तो जर्मनी की जो प्रॉब्लम है वो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद धीरे धीरे करके बढ़ती चली गई और जो नाजिज्म है वो धीरे धीरे करके यहाँ पर फिर राइज होना शुरू हो गया। ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस क्या थी 1919 में? जब वर्ल्ड वॉर हमारी 1914 से लेके 1918 तक चली है तो 1919 में उसके बाद एक ट्रीटी साइन की गई थी वर्सेलिस में, जिसमें कि जर्मनी को ये एक्सेप्ट करना था, सारा का सारा जो ब्लेम है वॉर का वो अपने ऊपर लेना था और उसको बहुत सारे जो रिपरेटेशंस थे वो फिलफिल करने थे। मतलब कि जो वॉर के जितने भी लोन थे वो इसे भरने थे। अपनी टेरिटरी को इसने लूज़ किया, अपनी मिलिट्री को इसने लूज़ किया और काफ़ी सारे जो जर्मन्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा खुद को ह्यूमिलेटेड फील किया, बहुत ज़्यादा गुस्सा उनके अंदर भरा हुआ था। और फिर इसी के बाद इसमें जो कहते हैं ना आग में घी डालना, तो वहीं पर आ गई इकोनॉमिक क्राइसिस जिसमें कि जर्मनी को इसका भी सामना करना पड़ा, जिसमें सबसे पहले 1923 में हमारे पास हाइपर इन्फ्लेशन था। हाइपर इन्फ्लेशन क्या है? जब आपकी जो आपकी रियल वैल्यू है, पैसे की जो रियल वैल्यू है वो आपकी रिड्यूस हो जाती है। मतलब कहने को तो आपकी सैलरी बढ़ रही है और आपके पास वेजेस है, बट वो एक्चुअली में आपकी जो परचेजिंग पावर है उसको डाउन कर देता है। देन वी वर हैविंग 1923 जहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन है। ग्रेट डिप्रेशन होगा तो क्या होगा? जो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बैंक बहुत सारे फेल कर जाएंगे, जो गरीबी है वो बढ़ जाएगी और जो पॉलिटिकल पार्टीज थी नाजी की तरीके की वो धीरे धीरे करके यहाँ पर सपोर्ट जो है उनको मिलना शुरू हो गया था। फिर आए एडोल्फ हिटलर। तो एडोल्फ हिटलर का जन्म 1889 में हुआ है और वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर भी एज अ सोल्जर ही वॉज सर्विंग इन जर्मनी। और एडोल्फ हिटलर ने फिर 1919 में जब ये ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस हुई है इसके बाद इन्होंने नाजी पार्टी को ज्वाइन किया और धीरे धीरे करके यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ाते हुए वो यहाँ के लीडर बन गए। फिर जो बीर हॉल था वहाँ पर हिटलर ने मुनीक में जो गवर्नमेंट बनी हुई थी उसको ओवरथ्रो करने की कोशिश की इन 1923, लेकिन ये अटेम्प्ट फेल हो गया और उनको जेल हो गई। उनको जेल में फिर उन्होंने मे कुंफ करके एक अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर एक इन्होंने पूरी की पूरी अपनी आइडियोलॉजी ही लिख डाली उसके अंदर, जिसके बेसिस पे वी आर हैविंग अ मूवी विच इज़ ऑनलाइन अवेलेबल।
जहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनकी आइडियोलॉजी क्या थी उस टाइम पर। अब है नाजी प्रोपेगेंडा और ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रोपेगेंडा क्या होता है? ये होता है कि अपनी आइडिया को, अपनी इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करना ताकि वो लोगों की सोच को, उनके बिलीफ को ही चेंज कर दे। तो रोल इसका किस तरीके से था? धीरे धीरे करके जो जर्मन नेशनलिज्म है उसको यहाँ पर स्प्रेड कर रहे हैं ये, कि जर्मनी की प्रति जो देश में जो प्रेम है वो बढ़ता चला जाए, अपने देश से हर किसी को प्यार हो, प्लस आर्यंस के जो रेशियल सुपीरियरिटी है इसको प्रमोट कर रहे थे, ज्यूज़ के प्रति जो हेट्रेड है लोगों के मन में वो बढ़ा रहे थे। अब यहाँ पर इन सारी चीज़ों को लीड कौन कर रहे हैं? तो वो हैं आपके जोसेफ गोएबल्स, जो कि प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे। ये क्या कर रहे थे? न्यूज़पेपर, रेडियो, फिल्म, बुक, आर्ट, म्यूजिक, जितनी भी चीज़ें अवेलेबल है उन सबको ये अपने कंट्रोल में इन्होंने ले रखा था कि कोई भी चीज़ ना हिटलर के अगेंस्ट तो छापनी ही नहीं है, सब कुछ ज्यूज़ के अगेंस्ट छापना है, उनके विरुद्ध करना है सारे काम। तो मेथड्स क्या थे? इन सारी चीज़ों में जो पोस्टर्स हैं, जितनी भी चीज़ें, उनमें बड़े बड़े स्लोगन जिसपे कि नाजी मैसेजेस लिखे हों, इस तरीके से इसको प्रमोट किया जा रहा है। फिर क्या होता है? 1933 में जाकर एट लास्ट जो प्रेसिडेंट पॉल वन हिंडरबर्ग है उन्होंने हिटलर को एज चांसलर ऑफ जर्मनी अपॉइंट कर दिया, और उसके बाद धीरे धीरे करके जो रीस्टैग है उसने हिटलर को अलाउ किया कि वो सारे के सारे जो सिविल राइट्स है उसको बंद कर सके, और एनेबलिंग एक्ट एट एंड 1933 में बनाया गया, जिसमें कि कंप्लीट कंट्रोल जो है जर्मनी की वो हिटलर के हाथों में दे दी गई, और जर्मनी अब बन गया नाजी डिक्टेटरशिप के अंदर आ गया वो। अब नाजी रूल क्या है? तो इट इज़ टोटालिटेरियन। क्या होता है टोटालिटेरियन? की कोई डेमोक्रेसी नहीं होगी, पॉलिटिकल अपोनेंट्स, अगर कोई पॉलिटिकल अपोनेंट्स होंगे जो नाजी के खिलाफ बात करेंगे उनको सज़ा दी जाएगी। इसी तरीके से जो ज्यूज़ हैं उनको प्रोसिक्यूट करना शुरू कर दिया अंडर द न्यूरम्बर्ग लॉज। और मतलब जब जब सरकार ही नाजी की बन चुकी थी तो नाजी अपने अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें यहाँ पर कर रहे थे, और इवेंचुअली इन सब चीज़ों के एंड में जाकर जो वर्ल्ड वॉर 2 है वो स्टार्ट हो गया और होलोकॉस्ट आया। होलोकॉस्ट के बारे में हम एट द एंड पढ़ेंगे। अब इन सारी चीज़ों के बीच में अब हिटलर तो पावर में आ चुके हैं, बट इन सारी चीज़ों के बीच में वुमेन की क्या रोल है, वुमेन किस तरीके से थी नाजी जर्मनी में, दिस वी हैव टू गो टू। तो नाजी पार्टी जो है उसके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट आइडियाज़ थे रोल ऑफ वुमेन को लेकर। वुमेन के लिए तो कभी भी कोई भी आज़ादी, कोई भी रेवोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा आसान नहीं रहा है। जहाँ पर मेल को बहुत ये नहीं कहूँगी कि आसानी से, बट फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने देखा, रशिया में भी देखा, तो हर जगह पे वुमेन जो है ना वो सबसे एंड में आ रही है। आज हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, बट इन प्रीवियस टाइम्स ऑल्सो अगर हम देख रहे हैं, यूरोप में देखिए, आप कहीं भी उठाकर देख लीजिए, वुमेन को जो भी अथॉरिटी मिली है बहुत ही मुश्किल से मिली है। तो नाजी की जो आइडियोलॉजी थी वो औरतों के मामले में और भी ज़्यादा दर्द भरी थी। अभी क्या है? तो जो मेन रोल है वुमेन का इन जर्मनी, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है कि जर्मन नेशन के लिए उन्होंने बच्चे प्रोड्यूस करने हैं और उनको रेज करना है, उनको अच्छे तरीके से बड़ा करना है। और उनका एक ही स्लोगन है, किंडर कुचे करचे। क्या है ये? कि मतलब बच्चे, किचन और चर्च, बस 3 ही चीज़ें तुम्हें संभालनी है, औरतों के पास इससे अलावा कोई काम नहीं है। अब यहाँ पर मदरहुड को कैसे एनकरेजमेंट दी जा रही है? तो जो नाजी गवर्नमेंट है वो वुमेन को एनकरेज कर रही है कि जितने बच्चे कर सकते हो उतने करो, और स्पेशली उनको अच्छा कंसिडर किया जा रहा है जो आर्यन रेस के हैं, कि मतलब जो नॉर्डिक आर्यंस है, जो बेसिक यहाँ की इंडिजीनियस रही है, उनको वो ज़्यादा दे रहे हैं इंपॉर्टेंस। अब पॉलिसी क्या थी? तो भाई फाइनेंशियल लोन्स भी दिए जा रहे हैं ताकि वो नॉर्डिक आर्यंस की फैमिली या उनकी कम्युनिटी में से किसी से शादी कर लें। इसके ऊपर ज़्यादा बच्चा पैदा करने के लिए उनको ऑनर किया जा रहा है, उनको अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। क्रॉस ऑफ ऑनर जो है जर्मन मदर को वो दिया जा रहा है। अब वो किस तरीके से थे? तो मेडल्स का इन्होंने सिस्टम शुरू किया कि अगर 4 बच्चे होंगे तो ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर होंगे तो 6 सिल्वर दिया जाएगा उनको, जिनके 6 बच्चे होंगे गोल्ड उनको मिलेगा, जिनके 8 या उससे भी ज़्यादा बच्चे होंगे। अब रेस्ट्रिक्शंस किस तरीके की हैं? तो भाई वुमेन की अथॉरिटी को, उसकी किसी तरीके की ऑटोनॉमी को यहाँ पे एनकरेज नहीं किया जा रहा था। कोई भी गवर्नमेंट सर्विस है, कोई लॉ, मेडिसिन, यूनिवर्सिटी या किसी भी तरीके की चीज़, उसमें गर्ल्स को हायर एजुकेशन की तो अथॉरिटी थी ही नहीं, बल्कि उनको क्या सिखाया जा रहा है? डोमेस्टिक स्किल, कि भाई तुम घर में काम करना सीखो। गर्ल्स और वुमेन इनको ट्रेन किया जा रहा था नाजी आइडियोलॉजी के थ्रू, जिसमें कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास है लीग ऑफ जर्मन गर्ल्स। अब ये ग्रुप क्या कर रही है? उनकी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दे रही है। क्यों? क्योंकि उनको तो आगे चल के बच्चे ही पैदा करने हैं और घर संभालना है, किचन संभालना है। तो ये एक तरीके से उनको मातृत्व की ओर बढ़ाया जा रहा था, उनको प्रिपेयर किया जा रहा था फॉर मदरहुड। लेकिन चीज़ें कब बदली? जब वर्ल्ड वॉर 2 आ गया। अब वर्ल्ड वॉर 2 में क्या चल रहा है? तो जब वॉर स्टार्ट हुआ तो जितने भी मेन थे वो तो चले गए भाई लड़ाई लड़ने के लिए। अब घर कौन संभालेगा? तो फैक्ट्री में, ऑफिस में, हॉस्पिटल में, हर जगह पर वुमेन को मतलब इंपॉर्टेंस तो नहीं कह सकते, बट अलाउ कर दिया गया कि भाई ठीक है इनको काम करने दिया जाए। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? हाउएवर द आइडियोलॉजी स्टिल एम्फसाइज्ड मदरहुड एज वुमेन्स मेन ड्यूटी, की औरतों का जो मेन काम है वो अभी भी क्या है? अपने माँ का धर्म निभाना।
फिर हमारे यूथ का क्या हाल है, मतलब जो यंग जनरेशन है उनका क्या हाल है। यहाँ पर हम जंग वॉक के बारे में देखेंगे कि जो 14 साल से नीचे वाले बच्चे होते थे उनको जंग वॉक ज्वाइन करना पड़ता था। तो अब उसमें क्या है, नाजी गवर्नमेंट जो है अडोल्फ हिटलर के टाइम पीरियड में उसने लोगों को यंग लोगों को ज़्यादा कंट्रोल किया। अब कैसे, तो इंपॉर्टेंस ऑफ यूथ फॉर द नाजी पार्टी ये बिलीव करती थी कि चिल्ड्रन जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो फ्यूचर होते हैं किसी भी जनरेशन के, किसी भी नेशन के। तो उनके एजुकेशन को ही कंट्रोल करो, उनके स्कूल में ही नाजी आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस कर दो ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वही पढ़े। जितनी भी इनके टीचर्स होते थे उनको नाजी टीचर्स लीग को ज्वाइन करना पड़ता था। उसके बाद जो सब्जेक्ट्स होते थे वो नाजी बिलीफ के ऊपर ही बनाए जाते थे। हिस्ट्री, बायोलॉजी, हर चीज़ जो है वो रेशियल सुपीरियरिटी को वहाँ पे समझा रही है। फिजिकल ट्रेनिंग दी जा रही है मेल्स को, बॉयज़ को, ताकि वो अच्छे तरीके से मिलिट्री में भर्ती हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री की पावर को बढ़ा सके जर्मनी में। ये सारी चीज़ें कौन करवा रहा है? एडोल्फ हिटलर करवा रहे हैं। अब टेक्स्ट बुक्स जो है वो भी हिटलर को प्रेज कर रही हैं, नाजी की पॉलिसी को प्रेज कर रहे हैं। और नाजी की जो यूथ ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें हमारे पास थे हिटलर यूथ। अब ये क्या है, जो भी बॉयज़ इस ग्रुप को ज्वाइन करते थे उनको मिलिट्री ट्रेनिंग सीखनी पड़ती थी, डिसिप्लिन सीखना पड़ता था, ओबीडियंस कि भाई कैसे बात माननी है, फिजिकल फिटनेस, लॉयल्टी टूवर्ड्स हिटलर। बाय 1933 जो मेंबरशिप है इस जगह पर हिटलर यूथ में वो यहाँ पर कंपलसरी कर दी गई कि हर किसी को ये करना ही पड़ेगा। फिर गर्ल्स ने भी क्या ज्वाइन करना शुरू कर दिया, लीग ऑफ जर्मन गर्ल्स। अब यहाँ पर इनको क्या सिखाया जा रहा है, भाई बच्चे की कैसे केयर करनी है, हाउस होल्ड वर्क कैसे करना है, फिजिकल फिटनेस कैसे रखनी है, अपने मदर के होने के जो अच्छे जो भी एटिकेट्स कह सकते हैं या जो भी एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं वो उनको सिखाया जा रहा था। अब इन सब चीज़ों के दौरान में जो डेली लाइफ है नाजी जर्मनी में वो किस तरीके की थी, तो डेली लाइफ भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी बाकी की चीज़ें चल रही है कि टोटल जो कंट्रोल है सोसाइटी के ऊपर वो नाजी गवर्नमेंट का है और टोटलिटेरियन को ये फॉलो कर रहे हैं जिसमें कि हर पार्ट ऑफ लाइफ को यहाँ पर कंसिडर किया जा रहा है और हर चीज़ को जो है वो नाजी कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पे जो लोग हैं उनसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो हिटलर के प्रति बहुत ही ज़्यादा लॉयल रहेंगे। जो भी पॉलिटिकल अपोनेंट्स होंगे उनको अरेस्ट करके पनिश किया जा रहा है। प्रोपेगेंडा और मिलिट्री कंट्रोल के बारे में, मीडिया कंट्रोल के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसमें कि जियोबेल्स है, गॉजबेल्स है, हमारे जोसेफ गॉजबेल्स, वो कंट्रोल कर रहे हैं सारी चीज़ों को। अब सीक्रेट पुलिस क्या है, तो सीक्रेट पुलिस का रोल है आपका गेस्टापो। जैसे हमारे चेका थे यहाँ पे रशियन में, उसी तरीके से यहाँ पे गेस्टापो हैं जो कि मॉनिटर करते हैं सारे के सारे सिटीजन्स को। और इनको जिस पे भी शक होता है उसको क्या करते हैं, विदाउट ट्रायल उसको सीधे के सीधे जिन पे भी सस्पेक्ट है उसको अरेस्ट कर लिया जाता था और उनको कहाँ भेज देते थे, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन कैंप एंड द कैंप्स जो बेसिकली उनके एग्जीक्यूशन के लिए बने थे। इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है विच आई विल टेल यू। डिस्क्रिमिनेशन और परसिक्यूशन में क्या कर रहे थे, जो भी कुछ ग्रुप्स होते थे उनके साथ तो बहुत ही अनफेयर ट्रीटमेंट होता था, स्पेशली जैसे ज्यूज़ हो गए, इनसे तो इन्होंने सिटीजनशिप ही ले ली पूरी की पूरी ज्यूज़ से कि भाई तुम तो यहाँ के हो ही नहीं। इसके अलावा ज्यूज़ और जर्मन्स के बीच में कोई भी मैरिज का जो क्राइटेरिया था उसको कंप्लीटली बैन कर दिया गया था कि भाई आप शादी नहीं कर सकते आपस में, क्योंकि अगर शादी होगी तो क्या होंगे, जो बच्चे होंगे वो ज्यूज हो जाएंगे, मतलब इट विल बी अ मिक्स डीएनए या मिक्स जीन्स हो जाएंगे उनके अंदर, जो एडोल्फ हिटलर को नहीं चाहिए था। इसी डिस्क्रिमिनेशन के बेस पे एट द एंड इट लेड टू हॉलोकॉस्ट। नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स जो थे वो जगह थी जहां पर जो सरकार, जो नाजी गवर्नमेंट है हमारी, वो इम्प्रिजन करती थी उन लोगों को जो कि अनडिजायरेबल थे अंडर द ड्यूरिंग द रूल ऑफ एडोल्फ हिटलर नाजी जर्मनी में। और इसके अलावा जिनको भी वो अपना दुश्मन समझता था उन सबको वही कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता था। वहाँ क्या करते थे, उनको डिटेन करते थे, पहले उनको वहाँ ले जाएंगे, पनिश करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे, उनसे ज़बरदस्ती काम करवाएंगे और इतनी ज़्यादा हार्श कंडीशंस होंगी वहाँ की कि लोग वहाँ पर मर ही जाते थे। मतलब इतना ज़्यादा उनको फोर्स किया जाता था, ढंग से खाने को खाना नहीं है, वर्किंग कंडीशंस ठीक नहीं है, कि वो लोग मर ही जाते थे। कौन से ग्रुप्स थे जो यहाँ पे इम्प्रिजन किए जाते थे, उसमें हमारे पास ज्यूज़ हैं जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे, जो भी नाजी जर्मनी को फेवर नहीं कर रहे थे। इसके अलावा जिप्सीज हैं, जो लोग डिसेबल्ड हैं, क्योंकि एडोल्फ हिटलर इस फिलॉसफी का था, इस आइडियोलॉजी का था कि जो डिसेबल्ड हैं वो लोग तो वो तो जर्मनी में रहने के लायक ही नहीं है, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वर्ल्ड वॉर 1 हम हारे इन सब की वजह से, ज्यूज की वजह से, जिप्सीज की वजह से हम हारे हैं, डिसेबल्ड लोगों की वजह से। तो वो सोचता था कि इनको अगर देश के बाहर निकाल दिया ना तो जर्मनी बिल्कुल साफ सुथरा और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। इसके अलावा होमोसेक्सुअल्स अगेन, क्योंकि उसको लगता है कि भाई जो लोग सुंदर दिख रहे हैं, जो अच्छे दिखने चाहिए, जो नॉर्डिक आर्यंस है, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे दिखते हैं वो, तो उन लोगों को ही जर्मनी में रहने का अधिकार है। अब कंडीशन क्या है कैंप्स की, तो लाइफ जो भी यहाँ पे है बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली हार्श है, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है यहाँ पे लोगों की लाइफ। और
इसके साथ ही जैसे प्रिजन्स जो हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा हैवी लेबर का काम करना पड़ रहा है, खाने को बहुत कम खाना दे रहे हैं, जो लिविंग कंडीशंस है बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है, अनहेल्दी है, बहुत ज़्यादा प्रिजनर्स को पनिश किया जा रहा है सिवियरली, और एट लास्ट जो प्रिजनर्स हैं वो डिसीज से या एग्जॉस्ट होके या मिसट्रीटमेंट के कारण मर जाते थे। ये हमारे कुछ फेमस कैंप्स हैं, जो ऑशविच है, डचाओ है, उसके बाद बचन वर्ल्ड है। इसमें बेसिक ऑशविच जो है यही हमारी बुक के अंदर इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और हॉलोकॉस्ट क्या था, तो कुछ जो कैंप्स होते थे, जिन कैंप जो ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स है जहाँ पर उनको भेजा जाता था इनिशियल लेवल पर, ये धीरे धीरे करके होलोकॉस्ट का पार्ट बनने लगे। और इनमें जो सिवियर, अब ये जो होलोकॉस्ट है ये क्या है, तो ये एक सिस्टमैटिक जेनोसाइड था जो कि कैरी आउट किया गया था बाय नाजी रजाइम, मतलब नाजिज्म के टाइम पर, एडोल्फ हिटलर के टाइम पीरियड में जर्मनी में जो चीज़ कैरी आउट की गई थी। जेनोसाइड मतलब कि है एक बहुत ही बड़े लेवल पर जब कोई हत्याकांड किया जाता है, नरसंहार जिसे कहते हैं, वो जो किया जाता है। तो इसमें इसने देखो कितने लोगों को मारा है, 6 million Jews and millions of others who were not favoring Nazi propaganda were killed because of racism and extreme Nazi ideology. तो at the end we come to know from this chapter that Adolf Hitler की जो आइडियोलॉजी थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि इन्हें सही और गलत तो समझ ही नहीं आता था। इनको बस ये था कि मुझे जर्मनी को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाना है। बट एट लास्ट इन वर्ल्ड वॉर टू, इवन इन 1945, नाजी जो 1939 से लेकर 45 तक चला था, उसमें भी जो जर्मनी है वो डिफीट हो गया था बिकॉज ऑफ यूएस। क्योंकि जब यूएस की एंट्री होती है तो सारे के सारे जो बाकी के पावर्स होते हैं वो अपने आप डाउन ट्रोडन हो जाते हैं, और जो सुपर पावर हमारा यूएस था वो एंटर जैसे ही उसने किया तो ये सारे के सारे जो है ये वॉर हार गए। और वर्ल्ड वॉर 2 के हारने के बाद एडोल्फ हिटलर कुड नॉट टॉलरेट दिस एंड देन ही वॉज ऑल्सो डेड। थैंक यू फॉर टुडे।